नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। कोरोना महामारी के इस दौर में भी मुस्लिम समाज के प्रति नफरत लगातार बढ़ते जा रही है। उनके साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी भेदभाव किया जा रहा है, पर इससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने विकास का यही मॉडल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार लोकतांत्रिक ढंग से चुना है। इसकी आत्मा में मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव भरा है। यह मॉडल गुजरात का विकास मॉडल है। अहमदाबाद में कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में मुस्लिम और गैर मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग वार्ड बनाया गया था। इस खबर की पुष्टि हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने तो की, लेकिन राज्य सरकार ने इससे इनकार करते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने 11 बिंदुओं वाला एक इश्तहार छपवाया था, जिसमें से लिखा गया था कि उनके हॉस्पिटल में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यहाँ पे इलाज करवाना चाहता है तो उससे पहले कोरोना का बाहर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव की खबरें भरतपुर, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल और झारखंड के जमशेदपुर जैसे अस्पतालों से आ चुकी है। मुस्लिम समाज के प्रति भेदभाव से भरा राज्य का यह स्वरूप, यह पैटर्न के इतिहास में 2 दशकों से ज़्यादा पुराना नहीं है। गुजरात के मुसलमान 1990 के दशक तक राज्य के अंदर विकास के लगभग सभी पैमाने पर गैर मुस्लिम समाज से कुछ बेहतर ही थे, लेकिन वर्ष 2005-06 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने तक मामला सब पलट चुका था, जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले ही थे। सच्चर कमेटी के अनुसार गुजरात की कुल जनसंख्या का 9.7% का हिस्सा, यानी जो 9.7% का हिस्सा एक बहुत बड़ी हिस्सा होती है, जो मुसलमानों का था। पर वर्ष 2005-2006 तक राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित ज़्यादातर योजनाओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर थी, यानी नगण्य थी। मुसलमानों को इक्का दुक्का योजनाओं जैसे स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में ही उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिल पाई थी। गुजरात में वर्ष 2002-2003 से 2005-2006 के बीच राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में मुस्लिमों की भागीदारी मात्र 3.5% थी। इसी दौरान राज्य में जितने भी पावर टेलर और ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर दिए गए, उनमें से मात्र 1.4% पावर टेलर और 4.1% ट्रैक्टर मुसलमानों को दिए गए थे सब्सिडी पर। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों को राज्य सहकारी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में से एक भी कर्ज नहीं दिया गया है। इसी तरह वर्ष 2002-2001 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले थे और वर्ष 2005-2006 के दौरान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिए गए कुल 3133.77 करोड़ रुपए के कर्ज में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 0.44% करोड़ रहा था। उसी प्रकार वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के बीच नाबार्ड द्वारा राज्य में दिए गए कुल कर्ज में से मुसलमानों की भागीदारी मात्र 1.7% रही थी। इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन को बांटी गई जमीन में मुसलमानों की भागीदारी मात्र 4.5% ही थी। हम गुजरात के मुस्लिम समुदाय पर विकास के प्रति उदासीनता का भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ष 2005-2006 में राज्य में भले ही उन्हें कम लोन दिया गया हो, पर राज्य के कुल बैंक खाता धारकों में से मुस्लिमों की भागीदारी 12.4% है और अपने खातों में पैसे जमा कराने के मामले में मुस्लिम समाज के लोग की भागीदारी गैर मुस्लिम समाज के से लगभग 20% से अधिक थी, जबकि राज्य में दिए गए सभी प्रकार के कर्ज में उनकी भागीदारी मात्र 2.6% रही है, जो कि राज्य में उनकी जनसंख्या से अनुपात से कहीं अधिक थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जारी होने के बाद, यानी वर्ष 2007-2008 में उस वक्त की केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के गरीब छात्रों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख से कम थी, उनकी मदद करने के लिए एक छात्र वृत्ति योजना प्रारंभ किया था। पर उस वक्त की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उक्त योजना को लागू करने से इनकार करते हुए योजना के खिलाफ पहले उच्च न्यायालय में गई और उनके बाद सर्वोच्च न्यायालय में। जब दोनों जगह राज्यों को मुंह की खानी पड़ी और लताड़ खानी पड़ी, तो अंततः यानी वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने ऊपरी मन से इस योजना को गुजरात में लागू किया। हालांकि तब तक 5 कीमती वर्ष इस योजना के बर्बाद हो चुके थे। राज्य में सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में सामने आया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब छात्रों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकारों को आवंटित कुल 3,797.80
80 करोड़ रुपए में से सरकार ने वर्ष 2016-2018 के दौरान मात्र 1152.54 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें उक्त समुदाय के विकास के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, सड़क, रोजगार के साधन मुहैया करवाने के लिए प्रयास किया जाना था। परियोजनाओं आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। गुजरात के 710 अल्पसंख्यक बहुल तालुके, 66 शहर और 13 क्लस्टर में सर्व शिक्षा अभियान, महिला बाल सुरक्षा योजना आदि जैसे सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम समुदाय के प्रति द्वेष, तिरस्कार और भेदभाव की भावना समाज के चंद हिस्सों और गुजरात से उठकर धीरे धीरे पूरे देश की ओर राज्य व्यवस्था और प्रशासन को अपनी चपेट में ले चुकी है। लोग तो अब सामूहिक रूप से खुलेआम मुस्लिम समुदाय के लोगों से सब्जी और अन्य तरह की वस्तुएं नहीं खरीदने की अपील करने लगे हैं। मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर और सेल्समैन से सेवा लेने से व्यक्तिगत रूप से इनकार करने वालों की खबरें पिछले कुछ वर्षों में सामान्य हो चुकी है। इस तरह की सामूहिक अपील खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। अगर आने वाले दिनों में कोई दुकान वाला मुस्लिम परिवार को राशन बेचने से मना कर दे तो आश्चर्य होने की कोई भी बात नहीं है। देश में पहले से ही मुस्लिम समाज को रोजगार के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था और अब अनौपचारिक क्षेत्र में भी रोजगार के साधन में मुस्लिमों के साथ भेदभाव की स्थितियां पैदा की जा रही है, वो भी जानबूझकर। तो उनकी स्थिति और अधिक दयनीय होती जा रही है। विकास के गुजरात मॉडल की अवधारणा में मुस्लिम समुदाय को पहले से ही रोजगार के औपचारिक क्षेत्रों में लगातार अनौपचारिक क्षेत्र की ओर धकेला जा चुका है। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 8.56% थी, जो वर्ष 2015-2016 में घटकर 7.5% हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लगभग 57% मुस्लिम अनौपचारिक क्षेत्रों में रोजगार कर रहे थे। यह बात साफ है कि कोरोना जैसी किसी भी महामारी के दौरान अनौपचारिक क्षेत्रों में मजदूरी सर्वाधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार मुस्लिम समाज के लोगों की परेशानी कहीं और ज्यादा अधिक है। बाजारीकरण और निजीकरण के इस दौर में जब सरकारी सेवाओं की तेजी से निजीकरण किया जा रहा हो, तब ऐसे दौर में सरकार और राज्य किस तरह से निजी हाथों, निजी वर्ग और समूह द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव पर अंकुश लगा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल तो सरकारी तंत्र की खुद मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता दिख रहा है। सरकार भले ही मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए पृथक वार्ड व्यवस्था करने की खबर से असहमति जता रही हो, पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जब हमारे समाज के कुछ लोग ऐसी खबरों को उचित ठहराने में लगे हो। भारतीय समाज का ये इस्लामोफोबिक देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि अब इसका दुर्गामी परिणाम दिखना भी शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर अरब देशों की इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। और शायद यही कारण है कि देशों के प्रधानमंत्री, कुछ अरब देशों के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के कई मंत्रियों को सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा लगातार धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के प्रयासों से खिलाफ बोलना पड़ता है। अमेरिकी आयोग द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में भारत में मुस्लिमों की घटती स्वतंत्रता पर भले ही भारत सरकार और आम भारतीय बिफर गए हो, पर हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ बढ़ते भेदभाव का चुनाव हमने ही खुद किया है, जब हमने विकास का यही मॉडल पूरे हिंदुस्तान पर लागू करने का सपना देखा था, जो मूल रूप से मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव पर आधारित है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।